वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज बात कर रहे हैं आज के मौज़ूआत पे। एक तो अहम तरीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सवाल उठाया था, अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें बैठने से इनकार किया था। उसमें 11 जवाबात दिए हैं काजी फायज ईसा ने, और उन्होंने कहा जी आपकी डिमांड पे मैंने ये जवाबात दिए हैं। दूसरा, $7 अरब का कर्ज मंजूर हुआ है, और साथ हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और कानूनदान भी हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आसिफ बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बाजवा साहब, हाँ जी, आपका शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। यकीनन आप कोर्ट में भी मसरूफ होते हैं, वर्कर्स के साथ भी मसरूफ होते हैं, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वक्त मैं समझता हूं इन चीजों की अशद जरूरत है कि डिबेट होनी चाहिए। एक तो हम प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया है। उन्होंने सवाल उठाया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि मुनीब अख्तर को कमेटी में से क्यों आउट किया गया है। तो आज वो जो 11 नुकात पे मबनी उन्होंने जवाबात दिए हैं, और साथ काजी फायज ईसा साहब ने यह भी कहा है कि आपके भरपूर इसरार के ऊपर ये जवाबात दे रहा हूं। तो मुझे बताइए कि ये क्या चल रहा है अदालतों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अगेन। मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ आज बल्कि इससे कबल भी पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको एग्जाम्पलरी बना सकें। मासवाए चंद महदूदे जस्टिस साहिबान को, जिनके नाम आप भी देखते हैं, जिनके नामों पे लाहौर में कुछ रोड्स भी रखे गए हैं, या उनकी तारीख गवाह है कि उन्होंने पाकिस्तान में जाती पसंद और नापसंद की बाबत फैसले नहीं किए। उन्होंने कानून और आइन के ऊपर और मेरिट के साथ साथ उन्होंने फैसले किए। और आज के दौर में जिस तरीके से अदलिया के अंदरून खाना जो मामला चल रहे हैं, इसके लिए वो कहते हैं ना कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ शम्सी साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये क्या चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये सियासत चल रही है, और यहां पर भी सियासत हो रही है। और अगर एक शख्स जिसका नाम काजी फायज ईसा है, अगर वो पाकिस्तान की अदलिया के जो 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 ट्रैक रिकॉर्ड है उसको तब्दील करने जा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसले करने चाहिए या ठीक करने जा रहे हैं, या ठीक करने जा रहे हैं, तो वो लोग जो जस्टिस उमर साहब इम्तियाज या साकिब निसार या साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी, अब ये कहते हैं कि एक मुरीब साहब का नाम क्यों लिखवाया, आपने निकाल दिया। इन्होंने ये सवाल उस वक्त बिंदयाल साहब से भी कभी किया था कि बिंदयाल साहब, हर जो बेंच बनता है उसमें मुनीब अख्तर का नाम क्यों आता है। हाँ, ये सर सोचने की बात है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें चाहिए कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। अदलिया को चाहिए कि जिस तरीके से दुनिया के 150 ममालिक में ये तरीकाकार जो जुडिशियल सिस्टम है ये राइज है, और उस 150 कंट्रीज में हमारा 137वां नंबर है, नीचे से हम 12वें नंबर पे हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, और इस बात का इदराक है जजेस को, पाकिस्तान की अदलिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आप लेवल देख लें, 150 में से 137वां नंबर हो तो आप सोचे आप कहां पे खड़े हैं। अगर एक शख्स इसको लेवल को बेहतर करना चाहता है, अगर वो इसको इस अदलिया की जो तारीख है उसको बेहतर करना चाहता है, तो उनको करने देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोरोगेटिव नहीं है कि अगर एक कमेटी में या एक बेंच में ना शामिल होने वाले जज को पीछे करके नए जज को वहां पे नहीं बिठा सकता, आगे जो मामलाते कानून है, जो कानून चलाया जा सके, ये अगर चलाना चाहते तो हमें उनको सपोर्ट। ठीक है,
यानी कानूनी मामलात अगर ये चलाएं तो यकीनन उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें। मेरा ख्याल वो उनका इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। राजवा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। प्रोड्यूसर साहब दोबारा कोशिश करते हैं, टेलीफोन लाइन पे शायद ले लें उनको। तो यकीनन मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने मामलात हैं उनको हम अगर एड्रेस करें तो नतीजा ये निकलता है कि अभी हमें हर लिहाज से, हर तौर पे ये देखना है कि पाकिस्तान की बका किसमें है, कौम की बका किसमें है, और पार्लियामेंट की बका किसमें है, और सुप्रीम कोर्ट की बका किसमें है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त अपनी अपनी हदूदो कयूद में रह के हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद वक्त हाथ से निकल जाएगा। और अगर अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, कहां पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, यकीनन मुखालफीन जो थे वो अपनी जगह पे कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बना रहे थे। हमने देखा एक सियासी जमात की तरफ से IMF को खत भी लिखे गए। अभी बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाजवा साहब, मेरा ख्याल है आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने कहा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। IMF की तरफ से एक आपकी हुकूमत के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि जो $7 अरब का पैकेज है उसकी मंजूरी हो गई है। तो अब मुझे बताइए, कौम को कोई इसका फायदा होगा? देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, आपके इल्म में है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप हमेशा अवेयर होते हैं ऐसे मामला पे कि ये गवर्नमेंट जो है ये ना चाहते हुए भी, इनका प्लानिंग नहीं थी, लेकिन मजबूरी बेअमर मजबूरी IMF के पास गए हैं और बड़े इश्यूज थे, और जिसकी बाबत प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने कई दफा ये कहा कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत के लिए कुर्बानी दी है, और उसकी वो कुर्बानी क्या है कि आज हमारा वोटर सपोर्टर हमसे नाराज है, लेकिन हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। सही। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो $7 अरब का बेल आउट पैकेज दिया गया है, इससे जो प्रेशर था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि आप दीगर जो मालियाती इदारे हैं या जिन ममालिक से आपने जो लोन लिए हुए हैं वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही, सही, तो आप कहीं डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो आज मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आज बेहतर पोजीशन पे है, हम किसी तरीके से भी डिफॉल्ट से बच रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मुआशी इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, और आज ये जो कल का मंजूर हो चुका है इसकी वजह से यकीनन महंगाई जो है वो भी कम होगी, और जो प्रेशर था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उनको कर्जे वापसी का, वो भी यकीनन कम हो जाएगा, और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें भी इसके दूरअस नताज निकलेंगे। और हमारी कोशिश तो यह है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट न की जाए कोई चीज, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट भी बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ जब आपके इसराइल के जब डॉलर दोगे तो फिर यकीनन एक्सपोर्टर्स को उसका फायदा होगा। LC जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो खुलेंगे, और उस वजह से हमारी एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी आएगी। ठीक है। अच्छा, और पाकिस्तान के जो माली मसाइल है वो इंशाल्लाह उनको ओवरकम करने में कामयाब होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बड़ी एग्रेसिवली बात की है बड़ी मुद्दत के बाद इसराइल के मामलात के ऊपर, गजा में होने वाले मजालम के ऊपर, और फिर कश्मीर का भी इशू उन्होंने एड्रेस किया है। तो मुझे बताइए कि इस वक्त जो इसराइल मजालम उठा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के बारे में ये कह रहा है कि दोगली पॉलिसी है, यहां पे लोकली हमें इसराइल के खिलाफ और गजा के हक में, फलस्तीनियों के हक में रैली निकालने की भी इजाजत नहीं है, और दूसरी तरफ हम आए दिन PTI के जलसों की इजाजत दे रहे हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर से मिल रही है, कभी हाईकोर्ट से मिल रही है, कभी किसी, यानी इसराइल के खिलाफ हम जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देते, स्टैब्लिशमेंट के और हुकूमत के खिलाफ यहां जलसे जुलूस कर रहे हैं लोग। देखिए सर, मैं फिर ये करूंगा कि आप इन सारे मामला से बड़े बाखबर साथी है। आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल लेवल का मीडिया है उस पे और जो इंटरनेशनल प्रेस है उस पे 3 आर्टिकल छप चुके हैं,
और उन आर्टिकल्स में इजराइल की तरफ से विभागे दोहल इस बात का इकरार किया गया है कि जो मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा दोगली पॉलिसी, मैं उसको जरा क्लैरिफाई करने जा रहा हूं। तो वो जो दोगली पॉलिसी थी वो बानी चेयरमैन पीटीआई की थी, और इसकी बाबत जो कमेंट्स आए हैं और जो इजराइल है उनकी तरफ से ये लिखा गया है उन आर्टिकल्स में, एक्सेप्ट किया उन्होंने कि बानी चेयरमैन जो थे वो बेज़ाहिर तो खिलाफ थे इजराइल के, लेकिन अंदर खाते वो उनसे मिले हुए थे और उनकी फेवर में थे और उनकी तमाम पॉलिसियों के साथ वो कंप्रोमाइज करते थे और बेज़ाहिर वो लोगों को ये कहते थे कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन वो इजराइल के साथ थे और फलस्तीनियों के मुफादात के खिलाफ उन्होंने काम किया। और ज्यूश जो है उन्होंने वो उनकी कैंपेन भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ये जो जलसे होने जा रहे हैं इनका जलसों का मकसद क्या है, इसलिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है एक बड़ी तादाद में, और उसके बाद एक प्रोविंस में केपी में उनकी गवर्नमेंट भी है और इलेक्टेड जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो बागे नाने हुकूमत उनके पास है। इसके बावजूद वो जलसे और रैलियां कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ यही है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ज्यूश है, जो इमरान नियाज़ी को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसको जेल से बाहर लाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग तो करते कुछ नहीं, पाकिस्तान की अवाम तो लाना नहीं चाहती उनको बाहर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी इमरान नियाज़ी को बाहर नहीं लाना चाहती, और हम अकेले क्या कर सकते हैं। सही। और ये उसी का नतीजा है कि ये मुल्क में इस तरह की रैलियां और जलसे निकाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस लेवल पे गवर्नमेंट को फायदा होता है बात करने का, वो बात की है जनाब प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब ने, और बाकी जो रैलीज हैं उसके ऊपर भी कभी कोई कदगन तो नहीं है, लेकिन जब रैलियां होती हैं तो पाकिस्तान आपको पता है कि इस वक्त भी दहशतगर्दी का शिकार है और सिक्योरिटी के लिए और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि जिस लेवल पे, जिस फोरम पे बात करना असर रखता है वहां पे हम बात करते हैं, जिसका बाकायदा सबूत जो है वो मियां शहबाज साहब भी प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने वहां पे स्पीच दिया और बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ उन्होंने अपना मौकफ को पेश किया, और जिसको पूरी इस्लामिक दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आसिफ बाजवा साहब मौजूद थे मुस्लिम लीग नवाज से, उन्होंने अपना मौकफ पेश किया। यकीनन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मजीद जो है इन्हीं मौजूआत के ऊपर रहेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक से जो ही वापस आएंगे तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम मजीद सवालात लेके आ रहे हैं।